हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स के क्रैश कोर्स में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें। तो जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं स्पर्श पाठ्य पुस्तिका के पाठ 13 पर। नाम क्या है? पतझर में टूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना। लिखा है रविंद्र केलेकर जी ने। इस पाठ में क्या पढ़ेंगे आपको पता है? थोड़ा तो याद होगा, बिल्कुल सही। जापान की जीवन शैली के बारे में, कि जापान में किस तरह से लोग आपाधापी भाग दौड़ में लगे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इतनी भाग दौड़ भी शरीर के लिए सही नहीं। वो कहते हैं ना, लेखक ने साफ साफ लिखा है कि वो चलते नहीं है, दौड़ते हैं, वो बोलते नहीं है, बकते हैं, फिर शांति से कैसे जीवन जिएंगे। वहीं पर गिन्नी के सोने में उन्होंने गांधी जी को या गांधी जी के सिद्धांतों को शामिल करते हुए यह भी बताया है कि गिन्नी का सोना और जो शुद्ध सोना है उसमें अंतर क्या है। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई सोने की गुणवत्ता बताने की? अभी सब कुछ जान जाएंगे, पढ़ेंगे क्या। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक परिचय की ओर और जानते हैं कि रविंद्र केलेकर जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ। 7 मार्च सन 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। कब हुआ उनका जन्म? 7 मार्च सन 1925, कोंकण क्षेत्र में जन्मे। अब वो मुक्ति आंदोलन में भी शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं, व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आपने कई भाषाओं में रचनाएं की हैं, जैसे आप देख सकते हैं कोंकणी में 25, मराठी में भी हुई हैं, साथ ही साथ हिंदी और गुजराती में भी पुस्तकें प्रकाशित हैं। अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है पतझर में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना। और थोड़ा सा और है, केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवडाचे सूर, ये कोंकणी भाषा है, समिधा सांगली ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। अब हम चलते हैं और पाठ को पढ़ते हैं कि पतझर में टूटी पत्तियों में लेखक क्या कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। रविंद्र केलेकर गांधीवादी चिंतक के रूप में है और इनकी रचनाओं में गागर में सागर फिट बैठता है। इनकी रचनाएं समाज के ताने बाने से निकल कर आती हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक पाठक को एक सक्रिय और जागरूक बनने की प्रेरणा देता है। कैसे बनना है? पाठक मतलब क्या होता है बेटा? पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला। तो वो हमेशा यही प्रेरणा देते हैं अपने पाठ के माध्यम से कि हम जो हैं या पढ़ने वाले जो हैं या सुनने वाले हैं उनको प्रेरणा मिले इस पाठ के माध्यम से। लेखक आदर्श और व्यवहारिक पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि गिन्नी सोने का बहुत प्रचलित रूप है। इसमें तांबा मिला होता है। यह मिलावट उसका खोट व्यवहारिक है। तांबे से सोने में चमक और मजबूती दोनों आती है। जो गिन्नी है, गिन्नी का सोना समझ रहे हो आप? गिन्नी मतलब सोना है लेकिन उसमें तांबा मिला हुआ है, और सोने में यदि तांबा मिला दिया जाए तो उसमें चमक और अच्छी आती है। सोने की चमक बढ़ती है। तो सोने में चमक भी आती है और साथ ही साथ इसकी मजबूती भी बढ़ती है। सोने की तांबे के मिलने से सोने की चमक और मजबूती दोनों आती है। इसी प्रकार उदाहरण सोने और तांबे का उदाहरण देते हुए लेखक ये कहते हैं कि इसी प्रकार व्यवहारिकता को ही आदर्श बना लेने से लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बन जाते हैं। गांधी जी सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर, तांबे मतलब यहां व्यवहार को बताया है, कि कीमत बढ़ा देते थे, इसलिए सोना ही आगे रहता था। अब उन्होंने कहा है कि गांधी जी जो थे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे बल्कि तांबे किसको कहा है? व्यवहार को।
तो व्यवहार में ही उन्होंने सोने को मिला दिया, मतलब गुणवत्ता डाल दी ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए। व्यवहारवादी लोग हमेशा अपने व्यवहार के प्रति सजग रहते हैं। वे लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम बढ़ाते हैं कि क्या सही है क्या फायदा। आपने सुना होगा ना कि आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं। आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं, जिनसे संबंध उन्हीं से मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है। तो व्यवहारवादी लोग हमेशा अपने व्यवहार के प्रति सजग होते हैं। वे लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम बढ़ाते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। यह कार्य आदर्शवादी लोगों ने किया है। समाज के पास जो भी शाश्वत जीवन मूल्य हैं वे आदर्शवादी लोगों के दिए हुए ही हैं। व्यवहारवादी समाज को गिराते हैं, आदर्शवादी आगे बढ़ाते हैं। व्यवहारवादी अपना लाभ ढूंढता है तो आदर्शवादी समाज की ऊंचाई चाहता है या उन्नति चाहता है। व्यवहारवादी लोग जो रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, जबकि आदर्शवादी लोग दुनिया के भले के बारे में सोचते हैं। जैसे हम थोड़ा सा और देखें, जो वैज्ञानिक थे या जो कुछ समाज के हित के लिए जो काम करते हैं वो कैसे हुए? आदर्शवादी। तभी तो कहते हैं ना हमारा आइडियल पर्सन ये है, हमारे आइडियल जैसे आप मुझसे पूछें कि मान लीजिए मैम आपके आइडियल पर्सन कौन है, तो मैं कहूंगी स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो हमारे आइडियल पर्सन या आदर्शवादी आदर्श व्यक्ति कौन है? जिनके विचारों से जिनके कार्यों से समाज का भला हुआ हो, वे आदर्शवादी हैं। बाकी व्यवहारवादी जो मीठा मीठा बोलते हैं ताकि उनका मतलब पूरा हो जाए। व्यवहारवादी मतलब ही कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब झेन की देन में क्या है? गिन्नी का सोना समझ गए। अब देखो झेन की देन। सारा विश्व जानता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों के सर्वनाश के साथ उनकी अर्थव्यवस्था की भी कमर टूट गई थी। ये सारा विश्व जानता है कि जब जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पर बम विस्फोट हुआ था तो उस समय कितनी तबाही हुई थी, ये सारा विश्व जानता है। 6 अगस्त 1945। ठीक है, तो सारा विश्व जानता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों के सर्वनाश के साथ उसकी दूसरे विश्व युद्ध की बात बता रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद जिस तरह विश्व पटल पर जापान उभर कर आया, यह एक चमत्कार ही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी हानि हुई, इतनी क्षति हुई, जैसे उनकी कमर ही टूट गई। कमर टूटना मतलब बहुत नुकसान हो जाना, धन जन जान की माल की सबकी हानि हो जाना। लेकिन फिर से उसने अपने आप को रिकवर किया, अपने आप को उसने फिर से अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने आप को ऊंचा उठाया। और आप देख ही सकते हैं कि ये जापान कितना उभर कर आया, ये मानो एक चमत्कार ही है। इसका परिणाम क्या हुआ? कैसे आ गया इतना उभर कर बेटे सामने? क्या कोई वास्तव में चमत्कार हुआ था? नहीं, चमत्कार तो होते ही नहीं है। चमत्कार तो व्यक्ति की मेहनत पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति किस तरह की मेहनत करता है, किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से पूरे अपने उसमें पूरी तरह से अपने आप को डुबो देता है, पूरी तरह से अपने आप को वर्क के प्रति, काम के प्रति समर्पित कर देता है, तो चमत्कार हो जाते हैं। यह चमत्कार हुआ वहां के लोगों के अथक प्रयास, वहां के लोगों के अथक प्रयास और देश के प्रति समर्पण से। 1 महीने का काम 1 दिन में ही पूरा करने लगे। चमत्कार होगा क्यों नहीं? 30 दिन का काम 1 दिन में संभव है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। लेकिन किया। 1 महीने का काम 1 दिन में ही पूरा करने लगे। जापान के लोगों के जीवन की रफ्तार बढ़ गई, उनका जीवन दौड़ने लगा। अब वो चलते ही नहीं हैं, वो दौड़ते हैं। उनका दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है, हमेशा। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते करते जापान में मानसिक रोगी बढ़ने लगे। अब क्या हुआ? जब उनका दिमाग इतना चला, इतनी व्यस्ततम उनकी जिंदगी हो गई कि वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, खुद के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, ना अपने आप का ख्याल रख पा रहे हैं, ना अपने शरीर और मस्तिष्क को रिलैक्स दे पा रहे हैं, आराम दे पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जापान के लोगों में मानसिक रोगी बढ़ते चले गए। इसलिए जापानी अपने दिमाग को शांत करने के लिए चानोयू टी सेरेमनी करते हैं।
वहां की टी सेरेमनी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उनको उनके दिमाग को शांत करने के लिए सिर्फ यही एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं। वहां वो बैठते हैं, घंटे 2 घंटे बैठते हैं, और वहां का जो माहौल रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। वहां वही जाता है, या फिर ये कहें कि वहां जाकर लोग पूरी तरह से सुकून में आ जाते हैं। ठीक है, ये चाय पीने की एक विधि है। लेखक जब जापान गया तो उसका एक मित्र इसमें, जब लेखक जापान गए तो उनके मित्र भी उन्हें वहां ले गए। 6 मंजिली छत पर दफ्ती की दीवार वाली और तातामी चटाई की जमीन वाले एक सुंदर पर्णकुटी थी। ठीक है, 6वीं मंजिल पर जब लेखक को उनके एक मित्र वहां ले गए, जहां टी सेरेमनी टी सेरेमनी है, वहां पर लेखक के मित्र उनको ले गए। तो जब वो वहां पहुंचे तो 6वीं मंजिल पर क्या है, 6वीं मंजिल पर दीवारों वाली तातामी चटाई की जमीन वाले एक सुंदर पर्णकुटी। आपने देखा होगा कहीं कहीं चटाई मतलब कैसी रहती है, ऐसी ना, बिल्कुल ये ऐसी 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 ऐसी, इसको बुन दो बिल्कुल बुनावट के साथ। ठीक है, तो चारों तरफ से इसी तरह का घर, इसी तरह की झोपड़ी बनी हुई है, जिसको पर्णकुटी कहते हैं, पत्तों की कुटिया। ठीक, ऐसी ही बनी हुई है, बिल्कुल पूरी तरह से इसी तरह से बनी हुई है। और उसमें जाते साथ ही लोगों को बहुत सुकून मिलता है। मतलब इतना सुकून कि व्यक्ति भूल जाता है कि वो कहाँ है, शून्य, बिल्कुल पूरी तरह से वो शून्य हो जाता है। अब यहाँ की जो टी सेरेमनी के बारे में बात बताई है उन्होंने कि कितने आराम से वो टी सेरेमनी, यहाँ नहीं कि भाई आप बहुत अच्छे से चाय पी रहे हैं, खूब हंसी मजाक चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां अलग ही है। देखो, लेखक जब जापान गया तो उनका एक मित्र उनमें ले गया। 6 मंजिली छत पर चटाई की जमीन वाले एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों का घर। पर्णकुटी मतलब पत्तों का घर। ठीक है, यह चाय पीने की एक विधि है। लेखक जब जापान गए तो वहां ले गए उनको। मिट्टी के बर्तन में रखे पानी में हाथ पैर धोकर वे अंदर बैठ गए। चाजीन ने स्वागत किया, अंगीठी सुलगाई, फिर चायदानी रखी, बर्तनों को तौलिए से साफ किया। सभी क्रियाएं लयबद्ध हो रही थीं। वहां इतनी शांति थी कि पानी के उबलने और सन्नाटे तक की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है, वहां इतना मतलब इतनी वो हुआ कि इतनी शांति थी कि पानी के उबलने और सन्नाटे तक की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना शांत माहौल था कि पानी के उबलने की आवाज आ रही थी, सन्नाटे तक की आवाज आ रही थी। सोचो, शांति में तक सन्नाटे की आवाज आना, तो वो कितनी शांत जगह होगी। इस विधि में शांति को ध्यान में रखते हुए 3 से ज्यादा लोगों को एक साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। अधिक से अधिक सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं। लेखक और उनके मित्र 2 गए थे, एक वहां स्वयं वहां था जो चाय सर्व करेगा। 2 घूंट चाय की चुस्कियां बूंद बूंद करके 1.5 घंटे में पीने से दिमाग असीम शांति में पहुंच गया। क्या बात है, बाप रे, सिर्फ 2 घूंट चाय, सिर्फ 2 घूंट चाय 1.5 घंटे तक पी रहे हैं। अब जब इतना सुकून और इतनी शांति होगी तो वहां दिमाग, अब लेखक ने बताया था पाठ में, बहुत अच्छे से बताया, याद है आपको। पहले तो लेखक को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे, लेकिन धीरे धीरे लेखक को बात समझ में आ रही थी और वे समझ पा रहे थे कि ये तो बिल्कुल अलग है। कैसे, मतलब शून्य से हो गए थे। लेखक को ना तो अपनी बीती हुई बातें कुछ याद आ रही थी, ना उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता सता रही थी, वो सिर्फ वर्तमान में थे। इतना उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया। पहले मन भूत भविष्य में घूमते हुए अंत में वर्तमान की अनंत काल की शांति में खो गया। भूत भविष्य में घूमते हुए अंत में अनंत काल की शांति में, वर्तमान की अनंत काल की शांति में खो गया। जीना किसे कहते हैं, उस दिन लेखक ने जाना।
झेन परंपरा की यह बहुत बड़ी देन जापानियों के पास है, इसलिए इसको झेन की देन कहा जाता है। झेन क्या है? झेन परंपरा है, जापानियों की परंपरा है झेन। ये बहुत बड़ी देन जापानियों के पास है। उन्नति के चक्कर में हम मशीन बनते जा रहे हैं। अपने मन की शांति को बेचकर हमने भौतिक सुख साधन जुटा लिए, परंतु फिर भी खुश नहीं हैं। एक पल शांति के लिए दिन रात तड़प रहे हैं। वास्तविक सुख मन की शांति में है। वास्तविक सुख कहां है? हमारे मन में ही। ईश्वर कहां है? हमारे मन में ही। हंसी खुशी कहां है? हमारे मन में ही। समझ में आया? सब कुछ हमारे पास है। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया ना, सब कुछ हमारे पास, सुख हमारे पास है, शांति हमारे पास है, संतुष्टि हमारे पास है, खुशी हमारे पास है, और हम इसको यहां वहां ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाते हैं। कस्तूरी कुंडल निबसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे माही नाही। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि जो कस्तूरी मृग जो रहता है वो उसकी नाभि में ही बसता है कस्तूरी, लेकिन उसको लगता है कि यहां वहां भटक रहा है वो। सच्चे मन से यदि हम प्रार्थना करें तो परमात्मा यही है। ठीक है, और यदि हम यहां वहां भटकते रहेंगे तो हमें ना तो शांति मिलेगी ना परमात्मा। इसलिए सुकून से तभी कहा जाता है कि हम ही हैं जो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, हम ही हैं जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि हम चाहें तो अपने आप को खुश रख सकते हैं। इसलिए मैं एक और बात आपसे कहूंगी कि अपने खुशियों की चाबी कभी किसी को मत देना। ये बिल्कुल मत देना कि तुम सिर्फ सामने वाले के कारण हंसो या अपनी खुशी का पूरा जिम्मा उसको दे दो। वो नहीं तो तुम्हारी खुशी नहीं। यदि ऐसा होता है तो जीवन को फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने पास ही अपनी खुशियों की चाबी रखना, अपने सक्सेस की चाबी रखना, अपनी सफलता की, खुशियों की, हंसी खुशी, रिश्ते नातों सबकी अपने पास रखना, ताकि जब भी जैसा भी वक्त हो आप उससे लड़ सको, आप उसके आगे जा सको और उसका सामना कर सको। अब है जीना किसे कहते हैं, ये देख लिया। उन्नति के चक्कर में हम मशीन बनते जा रहे हैं। अपने मन की शांति को बेचकर हमने भौतिक सुख साधन जुटा लिए। मतलब हम मशीन बनते जा रहे हैं उन्नति के चक्कर में, और अपने मन की शांति को बेचकर हमने भौतिक सुख साधन जुटा लिए, परंतु फिर भी खुश नहीं है। सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन खुश नहीं है। एक पल शांति के लिए दिन रात तड़प रहे हैं। वास्तविक सुख मन की शांति में है। यदि हम खुश रहेंगे मन से तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, और यदि हमने अपना ही कंट्रोल किसी और को दे दिया तो फिर हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना कंट्रोल अपने पास ही रहे। ठीक है, चल अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के दूसरे प्रसंग झेन की देन में लेखक ने किस पद्धति का वर्णन किया है? किस पद्धति का? झेन परंपरा का किया था। लेकिन देखते हैं अभी क्या है। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति, बौद्ध वर्णन, ठीक है, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच कुछ चैन भरे या सुकून भरे पल हासिल कर लेते हैं। झेन की देन में बौद्ध दर्शन में जो वर्णित है ना शांति वाला, उस पद्धति को याद दिलाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। शांति का पाठ हमें बुद्ध ने सिखाया, बुद्ध ने पढ़ाया। तो यहां पतझड़ में टूटी दूसरे लेखक ने किस पद्धति का, तो आप याद रखिए बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति का याद दिलाया है। ठीक है, लेखक के मित्र के अनुसार जापानी किस रोग से पीड़ित हैं और क्यों? सबसे अधिक कौन सा रोग है? मानसिक रोग। क्यों? हाँ बताइए बताइए क्यों? क्योंकि उन्होंने भाग दौड़ आपाधापी एकदम जीवन को मशीन बना लिया। लेखक के मित्र के अनुसार जापानी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। क्यों? इसका कारण है उनकी असीमित आकांक्षाएं। असीमित आकांक्षाएं कि हमें तो अब अमेरिका की तरह बनना है। तो 30 दिन का काम यदि एक दिन में करोगे तो क्या हाल होगा, अपने आप का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे।
अपनी असीमित आकांक्षाएं, उनको पूरा करने के लिए किया गया भागम भाग भरा प्रयास, महीने का काम एक दिन में करने की चेष्टा, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा आदि है। इसीलिए वे मानसिक रोग से पीड़ित हैं। असीमित कार्य करने की आकांक्षाएं, असीमित कार्य नहीं करना है, हमें बहुत बड़े बड़े सपने देखना है। बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने बड़े देखिए, सपने बड़े देखेंगे तब जाकर कुछ मिल पाएगा हमें। यदि छोटे से हम सीमित देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम अपना ही ध्यान ना रखें, शरीर, मन, मस्तिष्क, इसको सबको भूल जाएं। लेखक हमें वर्तमान समय के बारे में क्या बताना चाहते हैं? लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते दिनों में रहते हैं या फिर आने वाले दिनों में। हम वर्तमान में रहते ही नहीं हैं, हम व्यर्थ की चिंताओं में खोए रहते हैं। लेकिन अपने आप को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। लेकिन जिसने अपने आप को अपने वश में कर लिया ना, वो समझिए राजा है अपने मन का, अपने मन का राजा। तो अपने मन को अपने वश में करने का प्रयास अभी से कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही है जिसमें जैसा हम अपने आप को गढ़ लेंगे वैसा ही हम जीवन भर रहेंगे। तो अपने मन को अपने वश में, नियंत्रण में रखना चाहिए। लेखक हमें यही बताते हैं कि लोग या तो बीते हुए दिनों में खोए रहते हैं या तो फिर आने वाले दिनों में। अरे ना तो बीते हुए दिनों में खोए रहने से कुछ बदलने वाला है और ना ही आने वाले दिनों के बारे में सोचने से कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, इससे सबसे बड़ा नुकसान वर्तमान का हो रहा है कि जो समय अभी हमारे पास है ना, उसको हम खो रहे हैं। और यदि उसको खो दिया, भूतकाल भी बकवास, भविष्यकाल भी बकवास। तो वर्तमान में है तो हमें वर्तमान को संभालना होगा, जबकि दोनों ही समय झूठे हैं। क्यों? वो तो गया, वो आने वाला है, उसको किसी ने देखा नहीं, उसको कोई बदल नहीं सकता। वर्तमान में रहना है, क्योंकि बीते हुए समय को हम फिर से जी नहीं सकते और आने वाले समय का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हो जाए, अगले ही पल क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि वह कैसा होगा। जो समय अभी चल रहा है, अर्थात वर्तमान, सिर्फ और सिर्फ यही सच है, यही सच है। और यह समय कभी ना खत्म होने वाला और बहुत अधिक फैला हुआ है, क्योंकि हम हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। जीना किसे कहते हैं? लेखक को किस स्थिति में एहसास हुआ? जीना किसे कहते हैं? जीना इसी का नाम है। किसका नाम? लेखक के अनुसार जीना किसे कहते हैं? तो देखिए, जीना किसे कहते हैं, लेखक ने ऐसा उस स्थिति में महसूस किया जब वह भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को मिथ्या मानकर उन्हें भूल बैठा। और ये कहां हुआ था? टी सेरेमनी में। यस, उस पर्णकुटी में वो 2 घूंट चाय 1.5 घंटे में पीना। ठीक है, तो जीना किसे कहते हैं? लेखक ने उस समय महसूस किया जब वह भूतकाल और भविष्य दोनों को मिथ्या मानकर उनको भूल बैठा। और ये कैसे हुआ होगा वास्तव में? क्योंकि हम कहाँ भूलते हैं बातें, विगत बातें सोचते हैं या आने वाले पल के बारे में सोचते हैं, वर्तमान को हम भूल जाते हैं, जबकि इसी को नहीं भूलना है। तो जिसको भूलना है उसको भूलो, जिसको याद रखना है उसको याद रखो। उसके सामने जो वर्तमान था उसी को उसने सच मान लिया। जीना उसी को कहते हैं। टी सेरेमनी में चाय पीते पीते उसके दिमाग में दोनों काल उड़ गए थे। ना तो भूतकाल उसके साथ था ना भविष्यकाल, दोनों काल जैसे उड़ गए। वह अनंत काल जितने विस्तृत वर्तमान में जी रहा था, सुकून का, शांति का, बहुत अच्छे से वो महसूस कर रहे थे। बेटा, अब हम चलते हैं जेन की देन और गिन्नी के सोने के बोर्ड प्रश्नों की तरफ। ठीक है, कि बोर्ड प्रश्न में इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न आए थे। बिल्कुल यही प्रश्न आपके 4-5 सालों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए इस पार्ट से। शाश्वत मूल्य से आप क्या समझते हैं? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर बताइए कि वर्तमान समय में इन मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, मतलब शाश्वत मूल्य क्या वर्तमान में भी उतने ही वैल्यूबल हैं? बिल्कुल। सत्य, अहिंसा, परोपकार, ये सब शाश्वत मूल्य हैं और ये आज भी उतने ही कारगर हैं। ठीक है,
ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता आदि शाश्वत मूल्य हैं। याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से मूल्य हैं बेटा शाश्वत? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, परोपकार आदि शाश्वत मूल्य हैं। वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता पूरी तरह बनी हुई है, तभी तो धरती टिकी हुई है, क्योंकि आज भी इन मूल्यों के बिना देश, समाज और व्यक्ति की भलाई और प्रगति नहीं हो सकती। जब हम ईमानदारी से कार्य करेंगे तभी उसका परिणाम अच्छा आएगा। सत्यनिष्ठा के साथ, जिसमें झूठ फरेब शामिल नहीं होगा, तभी उस कार्य में सफलता मिलेगी। अहिंसा, जब हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा कोई भी क्यों ना हो, तो हमारे मन को शांति मिलेगी। क्योंकि जब अहिंसा हमारा हथियार होता है ना, हिंसा एक अलग प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो पाशविक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो हमें अपनाना है किसको? ईमानदारी को, सत्यनिष्ठा को, अहिंसा को, परोपकार को, सहिष्णुता को। और इनकी आज भी उसी तरह से प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि आज भी इन मूल्यों के बिना देश, समाज और व्यक्ति की प्रगति नहीं हो सकती। एक दूसरे से आगे भागने की अंधी दौड़ में विकास उन्मुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इन शाश्वत मूल्यों की प्रासंगिकता और महत्ता स्वयं सिद्ध है। ठीक है, समझ में आया? यदि आज भी समाज इन शाश्वत मूल्यों से रक्षित है तो वह अलगाव और द्वेष आदि दोषों से बच सकता है। आज भी यदि हम इन मूल्यों को अपनाते हैं तो द्वेष मतलब क्या होता है? आपसी द्वेष मतलब जलन, ईर्ष्या की भावना, उनसे बच सकते हैं। ये सभी मूल्य आदर्शवादी लोगों द्वारा बचा कर रखे गए हैं। इन मूल्यों के आधार पर ही समाज आज ऊपर उठा हुआ है। शाश्वत मूल्य खरे सोने के समान होते हैं और आदर्श समाज की स्थापना और उन्नति में मदद करते हैं। खरा सोना और गिन्नी का सोना, मिलावट सोना, ठीक है। खरा सोना एक अपने आप में अलग है, उसकी कीमत अलग है। तो आदर्श जो हैं वो शाश्वत मूल्यों पर टिके हैं और हमेशा बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, गिन्नी का सोना पाठ में शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोने से की गई है। भाई क्यों शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोने से क्यों की गई है? तो देखिए, शुद्ध सोने में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, जबकि तांबे से सोना मजबूत हो जाता है परंतु उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। यहां बात क्या की जा रही है कि जो लोग चालाकी से, शर्माकी से, बेईमानी से किसी काम को जल्दी से कर तो लेते हैं, लेकिन उसकी नींव उतनी मजबूत नहीं होती है। जब उसमें ईमानदारी जैसे पिलर्स मिलेंगे, सत्यनिष्ठा जैसे पिलर्स होंगे, तब जाकर वो इमारत मजबूत बनेगी और युगों युगों तक चलेगी। जल्दबाजी में किया गया काम, आपने अपने माता पिता से अवश्य सुना होगा कि पहले की जो इमारतें बनती थी या पहले का जो सामान था, चाहे वो सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, कुछ भी हो, कोई मूल्यवान वस्तु, घर ही क्यों ना हो, पहले की जो चीजें रहती थी, पीतल तक क्यों, पहले की हर चीज शुद्ध होती थी। ठीक है, पहले के घर मजबूत हुआ करते थे। आज देखते हैं अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है, बारिश हो गई, लीकेज शुरू। क्या है ये? क्योंकि उनमें आपाधापी मची कि भाई 1 महीने में हमें इतना बड़ा एरिया कवर करना है और बहुत बड़े जल्दी से, ताकि हमारे हाथ में 1 लाख हमने लगाया है तो हमें 10 लाख जल्दी से मिल जाए, इसमें लगा हुआ है। तो यूं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानामती का कुंवर जोड़ा, बस ये करने पर तुला हुआ है व्यक्ति। वो सिर्फ और सिर्फ धन 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 धन, पैसे के लालच में लगा हुआ है। तो शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, नहीं की जा सकती। तांबे से सोना मजबूत हो जाता है परंतु शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं। शुद्ध आदर्श जब व्यवहारिकता के साथ मिलता है तो उससे व्यवहारिकता की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं आ पाते, लेकिन व्यवहारिकता की ठीक उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से की गई है। जैसे सोना एकदम खरा होता है, एकदम शुद्ध होता है, उसी तरह से जो आदर्श हैं वो भी शुद्ध है। ठीक है, चलो।
शुद्ध आदर्श की तुलना, अब देखो, आप ध्यान से देखना, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के आधार पर लिखी। शुद्ध सोने की तुलना किससे की है? आदर्श से। तांबे की तुलना किससे की है? व्यवहारिकता से। क्यों? अच्छे से सुन लो, यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है बेटा, इस प्रश्न को बहुत अजीब अजीब तरीके से पूछा जाता है, उत्तर वही होगा। हम गांधी जी के आदर्शों के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। अभी हमें क्या लिखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की है। तो शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से इसलिए की है क्योंकि व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं। तांबे मतलब गिन्नी के जैसा है वो, क्योंकि व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं। व्यवहारिकता मतलब मीठी 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 बोलने वाला, बस अरे हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा, आप हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ ये मतलब मित्र हो गए भाई, हम अब पक्के मित्र हो गए। क्यों? मुनाफा है, धन, ये सब है, मतलब है। तो उसमें जो होते हैं शुद्ध आदर्श वो हो जाते हैं समाप्त, अगर उन्हें सही भाग में व्यवहारिकता में ना मिलाया जाए। इसी प्रकार से शुद्ध सोने में तांबा मिलने पर वह मजबूत हो जाता है, परंतु अपनी शुद्धता और गुणों को खो देता है। तो शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से, क्योंकि सोना एकदम खरा है। उसी तरह से आदर्श कौन कौन से? सत्यनिष्ठा, परोपकार, ईमानदारी, ये सोने की तरह खरा। आपने सुना हो ना, नहीं भाई वो तो यार एकदम सोने की तरह खरा है, बिल्कुल खरा है, चोखा है, ठीक, इसलिए की है। शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में क्या अंतर है? शुद्ध सोना क्या चमकीला नहीं होता? शुद्ध सोना क्या मजबूत नहीं होता? क्योंकि पाठ में हमने पढ़ा है कि तांबा मिलने से सोने में अधिक चमक आ जाती है, अधिक मजबूत हो जाता है। तो फिर देखते हैं, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग इसलिए है क्योंकि शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है, एकदम ईमानदारी, पवित्रता, सत्यनिष्ठा, ठीक है, यह पूरी तरह शुद्ध होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए ज्यादा चमकता है और सोने से मजबूत होता है, लेकिन बिना किसी मिलावट के होता है शुद्ध सोना। मतलब जो आदर्शवादी व्यक्ति हैं वो शुद्ध सोने के तरह होते हैं, बिना किसी मिलावट के। चाहे उन्हें कोई घाटा उठाना पड़े, चाहे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन वो अपने आदर्शों पर ही अडिग रहते हैं। और फिर आ जाते हैं कुछ गिन्नी के सोने वाले, जो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी अपने जरूरत के अनुसार कुछ मिलावट कर लेते हैं। गिन्नी का सोना पाठ में शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की है? प्रश्न वही है, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में अंतर है। महात्मा गांधी ने शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से इसलिए की है क्योंकि शुद्ध आदर्श में कभी कोई खोट नहीं होता। जैसे सोने में, शुद्ध आदर्श में कोई खोट नहीं होता, वह खरे सोने के समान होता है, ठीक। और जबकि जो व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता तांबे के समान होती है, उसे आभूषण बनाने के लिए सोने में मिलाया जाता है। उसी प्रकार आदर्श को व्यवहारिक बनाने के लिए कभी कभी कुछ कुछ समझौते करने पड़ते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए, चमक के लिए, आपने सुना हो 24 कैरेट्स, 23 कैरेट्स, 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। तो जितना 18 कैरेट अधिक उसमें तांबा मिला हुआ है, 24 कैरेट एकदम शुद्ध माना जाता है। बिस्किट्स आते हैं जो सोने के, ठीक है, वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तांबे के साथ वो थोड़ा हार्ड होता जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से, व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की है क्योंकि शुद्ध आदर्श में कभी कोई खोट नहीं होता। खोट का अर्थ क्या होता है? कोई कमी नहीं होती, ठीक है, कोई कमी नहीं होती। और वहीं पर जो व्यवहारिकता है वो तांबे के समान है, इसमें मिलने से सोना मजबूत हो जाता है। समझ में आया? चलो बेटा, अगला प्रश्न है, झेन की देन पाठ के आधार पर बताइए कि पर्णकुटी में चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या क्या परिवर्तन महसूस किया। जब वो वहां गए टी सेरेमनी में, उनके मित्र उनके साथ ले गए, जब लेखक ने वहां जाकर देखा तो वहां सिर्फ 3 व्यक्ति ही
रह सकते थे शांति बनाए रखने के लिए। और वहां का जो चाजीन रहता था, जो चाय सर्व करता था, वो एक बड़े इत्मीनान से लाएगा बर्तन, फिर उसको धोएगा, फिर हाथों, मतलब कोई भागम भाग ही नहीं है, आराम से। सिर्फ 2 घूंट चाय 1.5 घंटे में खत्म होती है। तो जिन की दिन पाठ में बताइए, पर्णकुटी में चाय पीने के बाद लेखक ने कौन कौन से परिवर्तन महसूस किए। चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है, मंद हो रही है, स्लो हो रही है। क्योंकि हम बहुत अधिक सोचते हैं, अनावश्यक तरीके से सोचते हैं। जहां सोचना ही नहीं चाहिए वहां हम सोचते रहते हैं, जबकि हमारे सोचने से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है, फिर भी दिमाग चलता रहता है। भूतकाल, पास्ट जो हो गया उसके बारे में सोचते रहते हैं, जो आने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है, हमारा दिमाग रुकता नहीं है। इसलिए कभी कभी हमें चिढ़ आती है, गुस्सा आ जाता है, हम इस पर बरस गए, हम उस पर बरस गए, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा वैसा, दुनिया भर की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ थॉट्स चलते रहते हैं, अनगिनत, अनकाउंटेबल, जो किसी मतलब अर्थहीन है। तो देखिए, चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि सोचने की शक्ति यदि धीमी हो जाए, मतलब यहां पर शांति आने वाली है, मन को सुकून मिलने वाला है। ठीक है, क्या महसूस किया? जैसे उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है, धीरे धीरे उसका दिमाग चलना मानो बंद हो गया। क्या अभी जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूं, क्या इसके अलावा भी हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है? ईमानदारी से बताओ। यस, आंसर आएगा हाँ। इसके बाद भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। यही है पागलपंती, जिसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी चल रहा है। तो जब धीरे धीरे उसका दिमाग चलना बंद हो गया, बहुत सुकून मिला। उसे सन्नाटे की आवाजें भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि मानो वह अनंत काल में जी रहा है। उसका दिमाग सुन्न हो रहा है, एकदम शून्य की ओर जा रहा है। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों उसके दिमाग से जैसे उड़ गए हों। और यदि ऐसा हो गया तो मान लो बहुत अच्छी बात है। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग शून्य हो रहा है, भूत भविष्य दोनों उसके दिमाग से उड़ गए, केवल वर्तमान क्षण उसके सामने है, जो अनंत काल जैसा विस्तृत है। जीने का सही अर्थ लेखक को उस दिन महसूस हुआ। काश कि हम अभी समझ जाएं कि व्यर्थ की बातों को सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला है, जो कर सकते हैं, जो हमारे पास है वर्तमान, उसको तो हम सही बना लें। लेकिन वर्तमान में है, वर्तमान की ना सोचकर जो हो गया उसके बारे में चिंतित, जो नहीं हो सकता हमसे कुछ, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच कर परेशान होता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा कूल कीजिए, शांति से। विवेकानंद जी का कथन याद कीजिए, जो उन्होंने कहा था कि जो आप कार्य कर रहे हो सिर्फ उस पर ध्यान दो। खेल रहे हो ना, खेलो। मस्ती कर रहे हो, मस्ती करो। घूमने गए हो, बिल्कुल अच्छे से, फिर ये नहीं कि ये करना है वो करना है, मतलब नहीं। जो हम काम कर रहे हैं उसी में हमें अपना समय देना है। जैन की दिन पाठ में जापानी लोगों को मानसिक रोग होने के क्या क्या कारण बताए गए हैं, आप इनसे कहां तक सहमत हैं? तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि 30 दिनों का काम एक दिन में करने की जो उन्होंने ठानी है, वो बिल्कुल सही नहीं है। कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है भाई? एक दिन में 24 घंटे, फिर उन 24 इंटू 30, और जबकि एक दिन में कैसे उन उतने सारे 30 दिनों का काम हो सकता है? क्या हम 30 दिनों का खाना एक दिन खा सकते हैं? नहीं ना। हमें हर दिन भोजन चाहिए, हर समय 3-4 बार हमें खाने को चाहिए ना कुछ। तो फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि भाई 30 दिन का काम, हम मतलब जापानियों की बात कर रहे हैं, अपन नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग भी आजकल ज्यादा आपाधापी करने लगे हैं। आपाधापी उतनी करिए जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर। हमें अत्यधिक लालसाओं में नहीं पड़ना है। हाँ, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको हम कहेंगे, उनको निभाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी है। उसको करने से बिल्कुल पीछे मत हटिए, लेकिन लालसाओं में या लालच में नहीं पड़ना है। तो अब देखिए, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताए हैं कि मनुष्य वहां का चलता ही नहीं है। कहां की बात हो रही है? ये
जापानी लोगों के बारे में कि जापानी जो हैं वो चलते नहीं हैं, वो दौड़ते हैं। बोलता नहीं है, हर समय बक 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 करता है, बोलता नहीं है, बकता है। 1 महीने का काम 1-2 दिन में करने चाहता है। दिमाग 1000 गुना अधिक गति से दौड़ता है, तो पागल नहीं हो जाएंगे? मानसिक रोग तो होंगे ही ना। 1000 गुना गति से दौड़ता है, तनाव बढ़ जाता है। मानसिक रोगों का प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धा के कारण दिमाग का अनियंत्रित गति से काम करना। प्रतियोगिताएं करो, प्रतिस्पर्धाएं करो, लेकिन उसको यहां पर टेंशन लेके नहीं, क्योंकि टेंशन लोगे तो जो आप कर रहे हो वो भी सही से नहीं हो पाएगा। काम पर ध्यान दो आराम से, अच्छे से। हाँ, घबरा कर, चिंता, ये वो करके यदि ऐसा होगा तो बिल्कुल सही नहीं है। हम भी यह मानते हैं कि मानसिक रोग अत्यधिक तनाव के कारण होते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस के कारण ही लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। मस्तिष्क पर अत्यधिक तनाव, अत्यधिक दुख या कष्ट मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। यह स्थिति मनुष्य को बीमार बना देती है। आज का मनुष्य संतोष भरा जीवन व्यतीत नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति खुश है, संतोषी है, तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा धनवान है, जिसने एकदम लालसाओं में आकर कोई काम के पीछे नहीं भाग रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए भाग रहा है, वो बात अलग है, लेकिन संतोष के साथ जीवन जी रहा है। वह बस भागते रहना चाहता है। इस दौड़ में वह दूसरों से बहुत आगे निकल जाना चाहता है। हम इस कथन से बिल्कुल सहमत हैं कि यह स्थिति ही उसे मानसिक रोगी बनाती है। कोई भी मानसिक रोगी जो है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारणों का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इस आपाधापी में लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 13 भी हमारा हो चुका है समाप्त। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने सुन लिया है। झेन की देन, गिन्नी का सोना। गिन्नी के सोने में बताया कि व्यवहारिकता और आदर्शवाद जो रहता है उसमें क्या अंतर है, मतलब सोना, खरा सोना और गिन्नी का सोना। झेन की देन में बताया कि आत्म शांति जरूरी है, सुकून जरूरी है। भूतकाल या भविष्यकाल की चिंताओं में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि उनकी चिंताओं में रहने से हमें कुछ नहीं मिलना है। वर्तमान में हमें केंद्रित रहना है, वर्तमान को हमें फोकस करना है, ताकि हम आज के कार्य को अच्छे कर सकें। कल क्या होने वाला है, जस्ट लीव इट। उसके बारे में सोचने से हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, और जो हो चुका है उसको भी नहीं बदल सकते। तो वर्तमान को अपनी मुट्ठी में रखिए, क्योंकि यही सच है, बाकी सब तो मिथ्या है, बाकी सब झूठ है। जो हो चुका नहीं बदल सकते, जो होने वाला है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं सिर्फ आज। तो आज मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।